हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है जून मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ये जो सेशन होने वाला है इसमें आज हम लोग स्पेशली ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस एंड बैंकिंग न्यूज को कवर अप करने वाला है, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन जहां पे भी बैंकिंग एंड करंट अफेयर पूछा जाता है उन सारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस का आरआरबी का एग्जामिनेशन आने वाला है, आईबीपीएस का पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन आने वाला है एंड ग्रेड बी का एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में है। सो आप लोगों को जो है ये सेशन कंप्लीटली देखना है एंड इसी के साथ साथ प्रीवियस मंथ की जो सेशन है वो भी फॉलो करना है। ओके, अगर मैं बात करूं आरआरबी तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस भी पूछा जाता है। कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको उसे फॉलो करना रहेगा। मैं आपको जो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, वो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। सर डेली बेसिस पे जो है आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो उन्होंने प्रीवियस कुछ वीडियोस दिए उसको भी आपको फॉलो करना रहेगा। कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड किए उसको आपको ज्वाइन करना रहेगा, सो दैट आपका कंप्यूटर का एक कंप्लीट और थरोली प्रिपरेशन होता रहे। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं आज के सेशन की। जैसे कि मैंने कहा पार्ट 1 जो रहेगा वो डेडिकेटेड रहेगा फॉर द मोस्टली फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सेशन है, जो भी चीजें कहूंगी वो सारी ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है एंड देन फिर आफ्टर पार्ट 1 आपको पार्ट 2 स्किप नहीं करना है, पार्ट 2 भी देखना है, बिकॉज पार्ट 2 में जो है रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बुलेट न्यूज को कवर अप किया जाएगा। ये दो पार्ट्स के माध्यम से आपका कंप्लीट जून का प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज लास्टली आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का ई बुक चाहिए या फिर प्रीवियस जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कोई भी मंथ का अगर आपको ई बुक चाहिए तो वो कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्ले स्टोर से जाके कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल के टैब में ई बुक मिल जाएगा। वहां से आप ई बुक जो है वो ले सकते हो और अपनी रिवीजन कर सकते हो जब चाहो तब। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फॉर क्रिएटिंग वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ आरबीआईएच ने जो है पार्टनरशिप किया है जिसके थ्रू वो क्या करना है, वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशन को बनाने वाला है। ओके, सो आरबीआईएच ने आईआईटी मद्रास के साथ जो है पार्टनरशिप किया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आरबीआईएच हैज पार्टनर्ड विद आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क एंड आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल टू कोलैबोरेट ऑन डेवलपमेंट ऑफ वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन। मतलब कि जो आवाज संचालित बैंकिंग समाधान है उसके ऊपर विकास करने के लिए आरबीआईएच ने जो है आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क एंड आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ जो है पार्टनरशिप किया है। ओके, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड रिसेंटली लॉन्च बाय आरबीआई। आरबीआई ने रिसेंटली जो है एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो उसका नाम क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो आंसर है अंतर्दृष्टि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जो है अंतर्दृष्टि को जो है लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को ट्रैक किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा उसके डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांता दास है। देन डिप्यूटी गवर्नर की अगर बात की जाए तो वो है एम राजेश्वर राव। स्वामीनाथन जनकिरमन जो है वो अभी रिसेंटली बने हैं। देन माइकल जी पात्रा एंड टी रविशंकर, ये हमारे 4 डिप्यूटी गवर्नर है एट प्रेजेंट आरबीआई के। ओके, इसी के साथ साथ आपको आरबीआई के पॉलिसी रेट्स भी ध्यान में रखने होंगे। अभी जो आरबीआई का रेपो रेट चल रहा है दैट इज 6.5%। एसडीएफ स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो दैट इज 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75%। बैंक रेट है 6.75। रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है। सीआरआर 4.5 है एंड एसएलआर 18% है। ओके, सो आपको पॉलिसी रेट्स भी ध्यान में रखने होंगे जो एट प्रेजेंट है। मैंने एग्जैक्टली आपको बताया, पर जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं उसके प्रीवियस डे आपको पॉलिसी रेट जो एक बार आरबीआई के साइट से चेक करना है और वो रिवाइज करके जाना है। ओके, सो यहाँ पे बात की गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड की, तो उसका नाम है अंतर्दृष्टि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके,
नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI has recently updated its alert list to caution the public about unauthorized forex trading platform. How many new entities were added to the RBI's alert list? अब यहाँ पे अलर्ट लिस्ट की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको ये बात बताऊँ कि अलर्ट लिस्ट क्या है। ये RBI ने जो है लास्ट ईयर सितंबर में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रिसेंटली RBI ने अपनी अलर्ट लिस्ट को अपडेट किया है, तो कितनी न्यू एंटिटीज को उसमें ऐड किया है। ओके, सो अभी रिसेंटली जो है 8 न्यू एंटिटीज को उसमें ऐड किया है, एंड आफ्टर एडिंग 8 टोटल जो एंटिटीज हो गई है दैट इज 56। ये नंबर भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। और वो 8 एंटिटीज कौन सी है, मैंने की पॉइंट्स में आपको मेंशन किया हुआ है। सो ये 8 जो अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है, इनको उस लिस्ट में जो है ऐड किया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस UPI कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट ATM? सो रिसेंटली इनमें से कौन सी बैंक ने जो है UPI कैश विड्रॉल फैसिलिटी ATM में जो है इंट्रोड्यूस की है? ठीक है, मतलब ATM पर UPI कैश विड्रॉल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन लिमिट है ये भी आपको ध्यान में रखनी रहेगी। मैक्सिमम अमाउंट 10,000 है, लेकिन 5,000 के 2 ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। कस्टमर कैन अवेल देमसेल्फ ऑफ 2 ट्रांजेक्शन पर डे पर अकाउंट विद विड्रॉल लिमिट ऑफ 5,000 पर ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन की मैक्सिमम जो लिमिट बताई गई है दैट इज 5,000। सो ऐसे 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट 5,000 के, तो दैट इज 10,000 जो है वो लिमिट है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। ATM पर आपको ATM कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मतलब कि फिजिकल कार्ड की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली UPI के थ्रू अपना पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हो। ओके, सो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टॉल किया है, इसे इंट्रोड्यूस किया है इसे। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संबल हॉर्न क्राफ्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड द GI टैग? सो संबल हॉर्न क्राफ्ट जो है जिसे रिसेंटली GI टैग दिया गया है, तो ये कौन से स्टेट ने इसका जो GI टैग है रिसीव किया है, हमें ये पूछा जा रहा है। तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने 7 न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है GI टैग्स को जो है रिसीव किया है, एंड वो 7 प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने आपके सामने प्रोवाइड की है। तो आपको ये 7 प्रोडक्ट के सारे नाम ध्यान में रखने होंगे। नॉट नेसेसरी आपको संबल हॉर्न क्राफ्ट जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा वही पूछा जा सकता है, आपको कोई और भी प्रोडक्ट लेकर पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 7 न्यू प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ओके, एंड आपको नंबर भी ध्यान में रखना है कि रिसेंटली 7 न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है, एंड आफ्टर एडिशन ऑफ 7 न्यू प्रोडक्ट द टोटल नंबर ऑफ GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट ऑफ UP हैज इंक्रीज टू 52। मतलब कि 7 न्यू प्रोडक्ट डालने के बाद में जो है टोटल GI टैग के जो प्रोडक्ट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में वो हो गए 52। ओके, सो ये नंबर भी ध्यान में रखना है और किसे किसे दिया गया है ये भी ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following company has launched Turbo UPI? So यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सी कंपनी ने Turbo UPI को लॉन्च किया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा Razorpay। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो Turbo UPI क्या है? Turbo UPI जो है वो डायरेक्टली विदाउट थर्ड पार्टी जो है आपका पेमेंट डायरेक्टली UPI एप्लीकेशन से हो जाएगा। मतलब कि जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स की जो रिक्वायरमेंट रहती थी वो अभी ज़रूरत नहीं रहेगी। डायरेक्टली अगर आप बैंक भी सिलेक्ट करते हो तो आपका डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वहीं उसी पेज पे हो जाएगा, कोई इंटरमीडिएरी जो है इन बिटवीन नहीं रहेगा। ओके, सो वो है टर्बो UPI। सो टर्बो UPI लॉन्च करने वाला है Razorpay। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने की पॉइंट्स में बताया कि Razorpay हैज इंट्रोड्यूस्ड टर्बो UPI, अ रिवॉल्यूशनरी वन स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन फॉर द UPI नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद NPCI एंड एक्सिस बैंक। ये बात ध्यान में रखना, ये जो टर्बो UPI लॉन्च हुआ है ये NPCI एंड एक्सिस बैंक के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया गया है। ओके, Razorpay aims to streamline the payment process for the users, allowing them to make a payments directly without being redirected to the third party UPI app during checkout। जैसे कि मैंने आपको बताया वही पॉइंट जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके,
सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, जैसे हमने टर्बो यूपीआई देखा कि वो रेजरपे ने लाया है, उसी तरह पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एसडीके फॉर द सीमलेस ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट। तो जो मैंने अभी बताया बस वो सेम चीज जो है पेटीएम ने भी लॉन्च की है। ओके, सो इससे भी यही हो रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्टली हो रहा है। दिस नेक्स्ट जनरेशन फीचर अलाउ कस्टमर ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट टू मेक अ यूपीआई पेमेंट डायरेक्टली एंड इन लाइन फ्रॉम द मर्चेंट मोबाइल एप्लीकेशन विदाउट गेटिंग रीडायरेक्टेड ड्यूरिंग द चेकआउट। देखा, सो सेम चीज जो लॉन्च की वो पेटीएम ने भी लॉन्च की, लेकिन उसे वो एसडीके किट, मतलब वो एसडीके कह रहा है, मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है उस नाम से जो है लॉन्च किया गया है। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है कि यूपीआई एसडीके जो है वो पेटीएम ने लॉन्च किया है फॉर द सीमलेस ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट्स। ओके, ठीक है। सो विद Paytm UPI SDK, customer can enjoy 4x faster UPI payment through the 5x reduction in the number of taps and 100% elimination of any external redirection where customer have to switch between merchant and payment app to complete the transaction. This leads to fewer clicks, faster transaction, far higher success rate and increased customer retention. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है इन बिटवीन जो है ऐप स्विच करने होते थे, अब आपको ऐप स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है वो पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन उसका हो जाएगा। ओके, सो यूपीआई एसडीके जो है वो पेटीएम द्वारा लॉन्च हुआ है एंड टर्बो यूपीआई जो है वो रेजरपे द्वारा लॉन्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। मैंने सेशन की स्टार्टिंग में ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ कही थी कि हम लोग बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ भी जून मंथ की कंप्लीट कवर अप करेंगे इसी सेशन में। ओके, सो अभी मैं इन बिटवीन ही आपकी सारी बैंकिंग न्यूज़ को कवर अप करवाऊंगी एंड हमारा जो क्वेश्चन वाला सेशन है फिर कंटिन्यू होगा। ओके, सो हमारी सबसे पहली बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट कुबेर इन बेंगलुरु। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, प्रोजेक्ट कुबेर को बेंगलुरु में लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुबेर जो है वो क्या कर रहा है, जो भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर्स की उसे फुलफिल करेगा बेंगलुरु सर्कल की। ओके, ये बेंगलुरु की बात की जा रही है क्योंकि ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ, तो बेंगलुरु सर्कल के जो कस्टमर्स की जो भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स रहेगी उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स एंड 1 कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब को भी एस्टैब्लिश किया है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है सिंपली पहले तो कि प्रोजेक्ट कुबेर जो है वो एसबीआई द्वारा लॉन्च हुआ है, कहाँ पर, बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च IVR बेस्ड यूपीआई 123 पे। सो पंजाब नेशनल बैंक ने जो है 123 यूपीआई पे जो है लॉन्च किया है, जो कि क्या करने वाला है, जहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जो फैसिलिटी जो है और साथ ही साथ लोगों के पास अगर स्मार्टफोन भी नहीं है तो भी वो लोग यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ 123 पे यूपीआई इज एम एट प्रोवाइडिंग यूपीआई पर्क्स टू एरियाज विदाउट इंटरनेट कनेक्शन एंड पीपल हैविंग नो स्मार्टफोन्स। अगर स्मार्टफोन भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो भी वो यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो ये किसने लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने। ओके, नेक्स्ट वन, केवीजी बैंक Karnataka Vikas Gramin Bank launches new deposit scheme Vikas आशादीप 400 डेज। सो ये विकास आशादीप 400 डेज जो है वो केवीजी बैंक ने लॉन्च किया है। ये एक न्यू डिपॉजिट स्कीम है। द स्कीम इज ऑफ टेन्योर ऑफ 400 डेज विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% फॉर द सीनियर सिटीजन एंड 7% फॉर द जनरल पब्लिक। क्या बोला गया है कि ये जो स्कीम है ये 400 दिनों के लिए बनाई गई है, जहाँ पे 7.5% सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है एंड 7% जनरल पब्लिक को दिया जा रहा है। ओके, सो विकास आशादीप 400 डेज जो है वो केवीजी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन, सिडबी लॉन्चेस इवॉल्व मिशन विद नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरियन वर्ल्ड बैंक एंड कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। सो सिडबी ने इवॉल्व मिशन को लॉन्च किया। सबसे पहले इवॉल्व किया, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लीडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो सिडबी ने इवॉल्व मिशन को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, फाइनेंस करेगा एमएसएमई को फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Okay, next one, Equitas Holding Limited, a prominent non-banking financial company NBFC in India, has voluntarily surrendered its NBFC license to RBI। मतलब कि तो Equitas Holding Limited जो था, जो कि एक NBFC थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसने अपना जो लाइसेंस है वो सरेंडर कर दिया। तो अब RBI क्या करेगी, Equitas Holding का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देगी। ओके, सो ये बात ध्यान में रखनी है कि Equitas Holding Limited ने अपना NBFC का लाइसेंस जो है सरेंडर कर दिया है RBI को। ओके,
Then UK's Lloyd Banking Group to set up a tech center in हैदराबाद. So UK का जो Lloyd Banking Group है वो एक टेक सेंटर जो है हैदराबाद में सेटअप कर रहा है. ओके, नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज को कंटिन्यू करते हैं. इंडियन ओवरसीज बैंक introduction of the My Account My Name scheme sets a new precedent in the banking industry by granting customer the freedom to choose any name as their saving account number. So यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक ने My Account My Name इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ये है कि वो कोई भी नाम से अपना सेविंग अकाउंट उस पर्टिकुलर बैंक में ओपन कर सकते हैं. सो ये ध्यान में रखना है, My Account My Name स्कीम लाने वाला बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक. ओके, नेक्स्ट वन, फिनो पेमेंट बैंक partnership with the Hubble mark the introduction of India's first spending account designed to enhance the financial management and saving for the customer. So Fino Payment Bank ने क्या किया है, Hubble के साथ पार्टनरशिप करके स्पेंडिंग अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कस्टमर का जो सेविंग है उसका डिज़ाइन को एनहांस करेगा. मतलब स्पेंडिंग अकाउंट लाने के पीछे उनका उद्देश्य यही है कि वो कस्टमर्स को जो है किस तरफ कितना पैसा जो है स्पेंड करना है उस पर वो कंट्रोल कर सके, एंड अगर वो उस पर कंट्रोल करते हैं तो उनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है उस पे ऊपर उन्हें रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, सो फिनो पेमेंट बैंक एंड हबल fulfills a pressing need in the market by offering a comprehensive solution for budgeting and spend management. The initiative not only help the customers stay in control of their finances but also reward them फॉर देयर स्पेंडिंग हैबिट. तो उनकी स्पेंडिंग हैबिट को सुधारने के लिए जो है स्पेंडिंग अकाउंट जो है फिनो पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है हबल के साथ पार्टनरशिप करके, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो कस्टमर की सेविंग है उसको एनहांस करेगा, मतलब कि उसके डिजाइन करने के लिए उन्हें जो है वो मदद करेगा. ओके, द नेक्स्ट वन, RBI हैज रिसेंटली इनिशिएटेड 100 days 100 pays campaign aimed at tracing and setting the top 100 unclaimed deposit of every bank in every district within a span of 100 days. सो आरबीआई ने रिसेंटली जो है 100 days 100 pays कैंपेन को जो है इनिशिएट किया है. ओके, जो कि क्या करेगा, 100 अनक्लेम जो डिपॉजिट है हर एक बैंक के हर एक डिस्ट्रिक्ट के 100 डेज के अंदर में क्या करेगा, वो सेटल करेगा. ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अनक्लेम डिपॉजिट. अनक्लेम डिपॉजिट रेफर टू फंड दैट हैव रिमेन अनटच और इनएक्टिव फॉर द पीरियड ऑफ 10 years और लॉन्गर. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है. अनक्लेम डिपॉजिट उसे कहा जाता है जो कि 10 या 10 साल से ज़्यादा उसको हाथ भी नहीं लगाया जाता है और वो इनएक्टिव होता है. ठीक है, मतलब उस डिपॉजिट को ना तो किसी ने टच किया है, वो कंप्लीटली इनएक्टिव है और वो 10 साल से उसी तरीके से पड़ा हुआ है या फिर 10 साल से ज़्यादा सालों के लिए उसी तरीके से पड़ा है, उसे कहा जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट. व्हेन सच डिपॉजिट एग्जिबिट नो एक्टिविटी, बैंक ट्रांसफर द फंड टू द डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड विच इज मेंटेन बाय द आरबीआई. सो आरबीआई क्या करता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को जो है वो मेंटेन करता है. तो ऐसी सच एक्टिविटी अगर नजर आती है कि कोई डिपॉजिट अगर 10 सालों के लिए एज इट इज पड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा सालों के लिए एज इट इज पड़ा हुआ है, उसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, तो वो जो है ना वो आरबीआई के जो डीएफए फंड है उस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. ओके, सो ये जो कैंपेन लॉन्च किया है 100 days 100 pays कैंपेन, ये आरबीआई इसमें क्या कर रही है कि जो 100 अनक्लेम डिपॉजिट है हर बैंक के हर डिस्ट्रिक्ट के, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट या हर एक बैंक के जो 100 अनक्लेम डिपॉजिट है वो विद इन अ स्पैन ऑफ 100 days जो है वो सेटल करेगा. ओके, नेक्स्ट वन, आरबीआई हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रेजेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय ओपनिंग अ सब ऑफिस इन कोहिमा, नागालैंड. सो आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में अपना जो है प्रेजेंस स्ट्रेंथन करने के लिए जो है सब ऑफिस ओपन कर रहा है. तो कोहिमा के नागालैंड में जो है आरबीआई ने अपना जो है सब ऑफिस ओपन किया है. ठीक है, मतलब कि वो ओपन करने वाला है. ओके, एंड एडिशनली ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ईटानगर में जो है फर्दर एक और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो ईटानगर में एक और जो है सब ऑफिस आने वाला है. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. सेंट्रल बैंक ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो ईटानगर में एक और अपना जो है सब ऑफिस लेकर आने वाली है, जिसके थ्रू उनका टारगेट यही है कि नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रेजेंस है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके. ओके, सो कोहिमा नागालैंड में जो है आरबीआई का सब ऑफिस आ चुका है एंड आने वाले डेज में ईटानगर में भी वो आएगा. ओके, नेक्स्ट वन, आरबीआई चेयर्ड बाय गवर्नर शक्तिकांता दास कंडक्टेड इट्स 601st मीटिंग इन हैदराबाद. सो आरबीआई का 601वां मीटिंग जो है वो हैदराबाद में हुआ.
ठीक है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे पेनाल्टी की बात की जा रही है और यहाँ पे पेनाल्टी की बात की जा रही है तो मैंने इस मंथ की सारी पेनाल्टीज को इसमें कवर अप करवाया है। सो आरबीआई ने बैंक के ऊपर जो पेनाल्टी लगाई है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जिस पे 30 लाख का लगाया है, देन जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे 2.5 करोड़ का लगाया है, एक्सिस बैंक पे 30 लाख का लगाया है, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 1.45 करोड़ का लगाया है, इंडियन ओवरसीज बैंक पे 2.2 करोड़ का लगाया है एंड मनप्पुरम फाइनेंस बैंक पे 20 लाख का पेनाल्टी लगाया है। तो ये कंप्लीट पेनाल्टी हुआ जो आरबीआई ने इम्पोज किया है बैंकों के ऊपर। अब 4 क्रेडिट ब्यूरोज जो है उसके ऊपर भी आरबीआई ने फाइन किया था इस मंथ में, जून मंथ में। सो अगर बात की जाए कलेक्टिवली तो कलेक्टिवली 1 करोड़ रुपीस जो है इन 4 क्रेडिट ब्यूरो पे आरबीआई ने जो है फाइन लगाया था। ओके, बट अगर इंडिविजुअली मैं बात करूँ तो एक्सपीडियंट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है इसके ऊपर 24.75 लाख का लगाया, देन ट्रांस यूनियन सिबिल पे जो है 26 लाख का लगाया, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पे जो है 24.25 लाख का लगाया एंड सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पे जो है 25.75 लाख का जो है पेनाल्टी लगाया है। ओके, सो आपको इसकी अमाउंट और किसके ऊपर कितना लगाया ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। कलेक्टिवली 1 करोड़ लगाए क्रेडिट ब्यूरोज पे, ओके, एंड बैंकों पे इंडिविजुअली ध्यान में रखना है कि कितना पेनल्टी कौन सी बैंक के ऊपर लगाए। मैंने एक ही पेज पे इसे लगाया क्योंकि अगर ये न्यूज़ बाइफरकेटेड रहती तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नंबर्स को लेकर, तो इसीलिए मैंने साथ में रखा है। अभी आप यहाँ पे एक चीज ध्यान में लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एक्सिस पे सेम अमाउंट लगाया, दैट इज व्हाट 30 lakhs। ओके, फिर वैरी करता है, जम्मू कश्मीर पे 2.5 है, वही इंडियन ओवरसीज बैंक पे 2.2 है, 1.45 इस पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे और 20 लाख जो है वो है मनप्पुरम फाइनेंस पे। ओके, अभी हम लोग आरबीआई से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आरबीआई की न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं और एक और पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, दैट इज आरबीआई नोटिफाई 4 की मेजर्स टू स्ट्रेंथन द 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सो आरबीआई ने क्या किया, 4 की मेजर्स को ध्यान में रखते हुए जो 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 4 की मेजर्स को जो है वो नोटिफाई करता है, मतलब कि वो ये 4 की पॉइंट्स को जो है लेकर आया है। आरबीआई इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड 4 क्रूशियल मेजर टू ब्लोस्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री व्हिच इंक्लूड्स। सो 4 क्रूशियल मेजर्स कौन से हैं जो कि आरबीआई जो है इन 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए को स्ट्रेंथन करने के लिए लेकर आया है। तो फर्स्ट वन इज ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, second one is one time settlement, third one is extension of deadline for the priority sector lending targets and fourth one is designating of nodal officers in RBI। okay, so ये 4 मेजर क्रूशियल मेजर्स जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने जो है इंट्रोड्यूस किया है। सो आपको ये 4 की पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं लोन की, तो वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन का लोन विच इज इक्वल टू इन इंडियन रुपीज 2460 करोड़ जो है वो अप्रूव किया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल अक्रॉस दी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, इन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन जो लोन ने जो है वो अप्रूव किया है। नेक्स्ट वन, एडीबी हैज अप्रूव $295 मिलियन लोन फॉर बिहार टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड रोड सेफ्टी। सो एडीबी ने जो है $295 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया है बिहार के लिए। सो बिहार में वो क्या किस सेक्टर में मदद करेगा, तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड रोड सेफ्टी की इंप्रूवमेंट के लिए जो है एडीबी ने ये $295 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया है। नेक्स्ट वन, इंडियन एडीबी साइन 130 मिलियन लोन एमओयू टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर इन एमपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश का हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $130 मिलियन लोन का जो है वो लोन सैंक्शन किया है। ओके, देन वर्ल्ड बैंक अप्रूव 150 मिलियन लोन फॉर रिसाइलेंट केरला प्रोग्राम। सो वर्ल्ड बैंक ने 150 मिलियन लोन जो है वो अप्रूव किया है फॉर द रिसाइलेंट केरला प्रोग्राम। एंड लास्ट वन इज द वर्ल्ड बैंक लॉन्च इज फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया विद $358 मिलियन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन इन ढाका विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। सो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ जो है $358 मिलियन का लोन जो है वो सैंक्शन किया है और उनका उद्देश्य क्या है उसके ऊपर कि जो साउथ एशिया की जो रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है उसको इम्प्रूव करना है। ओके,
सो ये अमाउंट ध्यान में रखना है आपको, और किसके लिए सैंक्शन किया वो भी ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पे कुछ जो लोन्स सैंक्शन हुए हैं, कुछ अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी द्वारा, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको कंप्लीट समझ आ रहा होगा जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं बैंकिंग न्यूज को। नेक्स्ट वन है द फेडरल बैंक्स आई एम अद्यार इज मी कैंपेन इन चेन्नई स्टैंड एज अ रिमार्केबल इनिशिएटिव टू ऑनर एंड सेलिब्रेट द लोकल कम्युनिटी। सो फेडरल बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च किया चेन्नई में, जो कि है आई एम अड्यार इज मी, या फिर अड्यार, जो भी आप लोगों को लगता है आप बोल सकते हो। सिर्फ आपको वो कैंपेन किसने लॉन्च किया है ध्यान में रखना है, दैट इज द फेडरल बैंक। ओके, नेक्स्ट वन, कैनरा बैंक हैज बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस यूपीआई पेमेंट फॉर मर्चेंट थ्रू इट्स रुपे क्रेडिट कार्ड। सो कैनरा बैंक जो है पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने इंडिया में जो है यूपीआई पेमेंट फॉर मर्चेंट थ्रू इट्स रुपे क्रेडिट कार्ड, मतलब कि मर्चेंट्स के लिए जो है रुपे क्रेडिट कार्ड के से जो है यूपीआई का पेमेंट जो है वो होगा। ओके, सो कैनरा बैंक जो है ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है इंडिया का जिसने यूपीआई पेमेंट मर्चेंट्स के लिए थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ओके, येस बैंक अनाउंस्ड द अनवीलिंग इट्स न्यू लोगो विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्रेश ब्रांड आइडेंटिटी। सो येस बैंक ने अपना लोगो जो है वो चेंज कर दिया है। देखिए प्रीवियस स्लाइड में जो है आपको लोगो देखने मिला होगा, एक्चुअली वो इस स्लाइड में होना था, मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रीवियस जो लोगो था येस बैंक का कुछ इस तरह था। ओके, आप लोग देख सकते हो, बट न्यू जो लोगो है वो सिर्फ जो है राइट जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, एंड ये न्यू लोगो जो है येस बैंक ने जो है अनाउंस किया है। ओके, सो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सी बैंक ने अपना लोगो जो है चेंज किया है या फिर उसे रिफ्रेश किया है, तो वो है येस बैंक। ओके, नेक्स्ट वन, कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्चेस एक्टिव मनी। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्टिव मनी को जो है लॉन्च किया। व्हाट इज एक्टिव मनी? कस्टमर विल गेट अ एफडी लाइक इंटरेस्ट अप टू 7% ऑन देयर सेविंग अकाउंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस देयर फंड एनी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी ऑन फोरक्लोजर। ओके, सो ये एक्टिव मनी जो है ऐसा है जिसपे 7% जो है एफडी के ऊपर जो है कस्टमर्स को जो है इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, और वो कभी भी उसे फोरक्लोज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी जो है वो चार्ज नहीं होगी। ओके, सो एक्टिव मनी लॉन्च बाय द Kotak Mahindra Bank. Next one, IndusInd Bank collaborate with Wise to offer low cost and fast इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इंडसइंड बैंक ने जो है वाइस के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, जिसके थ्रू जो इंडिया में आने वाला पैसा होता है जिसे इनवर्ड रेमिटेंस हम लोग कहते हैं, वो लो कॉस्ट में और फास्टली जो है वो होगा। ओके, नेक्स्ट वन, सिडबी साइन MOU विद HDFC बैंक टू ऑफर फाइनेंशियल सोल्यूशन टू MSME। द MOU विल फैसिलिटेट प्रोवाइडिंग कंप्लीट फाइनेंशियल सोल्यूशन टू MSME इन अ सीमलेस मैनर। ओके, सो सिडबी ने MOU साइन किया है HDFC बैंक के साथ, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, फाइनेंशियल सॉल्यूशन MSME को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो सिडबी ने MOU साइन किया HDFC बैंक के साथ, जिसके थ्रू फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो है वो MSME को प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट वन है स्पेयर बैंक इंट्रोड्यूसेस इंडियन रुपी अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स इन रशिया एज द बैंक लुक्स टू डिक्रीज इट्स रिलायंस ऑन द US डॉलर एंड यूरो। तो स्पेयर बैंक क्या कर रहा है, इंडियन रुपी अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए रशिया में इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा बोला गया है कि बैंक जो है वो अपना रिलायंस जो है वो US डॉलर एंड यूरो के ऊपर डिक्रीज करना चाहती है, इसलिए वो इंडियन रुपी अकाउंट जो है वो रशिया में उसने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, ये रशिया की लार्जेस्ट बैंक है और वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड भी इसे कहा जाता है, जो कि 1841 में जो है फाउंड की गई थी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं बैंकिंग की ही। सो यहाँ पे बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ यूनियन बैंक की। सो यूनियन बैंक ने क्या किया, 4 न्यू डिपॉजिट स्कीम को जो है लॉन्च किया है, जो कि टारगेट कर रही है विमेन को, पेंशनर्स को एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। सो वो 4 न्यू डिपॉजिट स्कीम्स कौन सी है जो यूनियन बैंक ने लॉन्च की है? फर्स्ट वन अकाउंट इज यूनियन उन्नति, सेकेंड वन इज यूनियन समृद्धि, थर्ड वन इज यूनियन सम्मान एंड फोर्थ वन इज यूनियन SBCHS, मतलब कि सेविंग अकाउंट फॉर द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये विमेन्स को इसमें टारगेट करिए, पेंशनर्स को इसमें टारगेट करिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसमें टारगेट करिए, तो उन्हीं के लिए इसने जो है ये अकाउंट्स ओपन किए हैं। ओके, अगर आप लोग बात करते हैं यूनियन उन्नति की, तो वो किसके लिए खोला गया? इट इज अ करंट अकाउंट डिजाइन्ड स्पेशली फॉर द विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल, प्रोवाइडिंग फ्री कैंसर केयर कवरेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवर डिस्काउंट इन लोन इंटरेस्ट रेट, रिटेल लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड मिनिमल सर्विस फी। समझ आया? सो ये जो है ये स्पेशली विमेन्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है यूनियन उन्नति, जो कि करंट अकाउंट है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है
एंड इसमें जो है फ्री कैंसर केयर कवरेज को प्रोवाइड किया गया है, पर्सनल एक्सीडेंट को कवर अप किया गया है, ठीक है। जो लोन इंटरेस्ट रेट है उसमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, रिटेल लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड मिनिमल सर्विस फीस जो है वो इस अकाउंट के थ्रू जो है प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अनदर अकाउंट जो है दैट इज यूनियन समृद्धि विच एम्पावर वुमेन थ्रू द सेफ एंड कन्वीनियंट सेविंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आउटलेट ऑफरिंग द सेम बेनिफिट एज द यूनियन उन्नति। जैसे यूनियन उन्नति जो अपने बेनिफिट्स दे रहा है उसी तरीके के बेनिफिट्स ये भी प्रोवाइड करेगा एंड ये भी वुमेन को ही एम्पावर करने के लिए इस अकाउंट को जो है ओपन किया गया है, ये वुमेन को ही टारगेट करता है। नेक्स्ट वन इज यूनियन सम्मान, इट इज the saving account intended for the pensioners with a doorstep banking, personal account, accident coverage, discount in loan rates and processing fee, फ्री हेल्थ चेकअप्स एक्सेट्रा। सो क्या बोला गया कि यूनियन सम्मान जो है, जैसे कि मैंने बताया यूनियन उन्नति एंड समृद्धि ये विमेन को टारगेट करते हुए ओपन किया गया, लेकिन यूनियन सम्मान जो है वो पेंशनर को टारगेट करते हुए इस अकाउंट, इस डिपॉजिट स्कीम को जो है ओपन किया गया है। ये एक प्रकार का सेविंग अकाउंट है जो कि पेंशनर्स के लिए है, जहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, फ्री एक्सीडेंट कवरेज इसमें कवर अप होगा, इंटरेस्ट रेट में जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा एंड प्रोसेसिंग फी एंड जो हेल्थ चेकअप है वो फ्री में होगा। ओके, देन लास्टली जो UNSBCHS है जिसका फुल फॉर्म होता है सेविंग अकाउंट फॉर द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो ये जो है ये इसमें क्या प्रोवाइड होने वाला है, डिस्काउंट इन लोन प्रोसेसिंग फीस फॉर द परचेसिंग सोलर लाइट्स, एलिवेटर्स एंड अदर मशीनरी एज वेल एज द कंसेशनल रेट्स फॉर द होम व्हीकल्स, एजुकेशन लोन फॉर द सोसाइटी एंड फ्लैट ओनर्स। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना, उन्नति एंड समृद्धि फॉर द वीमेंस, यूएन सम्मान फॉर द पेंशनर्स एंड यूनियन जो SBCHS है वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के लिए ये एक सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन किया गया है। अगेन वहाँ पे जो चीज़ें बताई गई बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगी। तो ये 4 न्यू डिपॉजिट स्कीम यूनियन बैंक ने लॉन्च की है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूँ तो CEO है A मणिमेखलाई, चेयरमैन है श्री श्रीनिवासन वरदराजा, फाउंड हुआ था 11 नवंबर 1919 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग जो है क्वेश्चन के ऊपर स्विच करें क्योंकि हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस था जून मंथ का वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, जिसमें मैंने RBI रिलेटेड सारी न्यूज़ एंड अदर बैंक्स की सारी न्यूज़ को कवर अप करवाया है। आप लोगों को स्पेशली अगर आप कोई भी एक बैंकिंग की एग्जामिनेशन देते हो तो आप लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो आपको ईच एंड एवरी न्यूज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और अगर आप उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप और रिसर्च करके उसे डिटेल में ध्यान में रखिए क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है। ओके, अभी हम लोग हमारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे सामने है। व्हाट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ इजिप्ट दैट वाज बिस्टो अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू कैरो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिसेंटली जो है इजिप्ट में हाईएस्ट ऑनर जो है वो मोदी जी को दिया गया जब वो कैरो की विजिट में वहाँ पर आए थे। तो कौन सा हाईएस्ट ऑनर जो है उन्हें दिया गया जब वो इस यात्रा पे आए थे? सो उन्हें दिया गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मोदी जी को जो है ऑर्डर ऑफ नाइल जो कि इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी द्वारा जो है उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया जब वो कैरो की विजिट के लिए इजिप्ट में गए थे। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, अब मोदी जी के हाईएस्ट ऑनर की ही बात की जा रही तो आप सभी को ये बात पता होगी कि उनने काफ़ी सारे जो है ऑनर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो रिसीव किए। सो अगर मैं बात करूं कि अभी तक की मतलब कि 2023 जून मंथ तक की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी ने जो है 13 हाईएस्ट ऑनर जो है वो रिसीव किए 2014 से, जब से उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल जब से उनके हाथ में आया तब से लेकर अभी तक के उन्होंने 13 हाईएस्ट ऑनर्स जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो रिसीव किए। उसकी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने मेंशन किए, तो आप लोगों को क्या करना है कि कौन से कंट्री से उन्होंने कौन सा जो अवार्ड जीता है उस हाईएस्ट ऑनर का नाम आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको क्या करना है, एक बार ये सारी लिस्ट जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। ओके, लास्ट वन जो था वो 13 नंबर का था, दैट इज ऑर्डर ऑफ द नाइल जो कि इजिप्ट से। ओके, सो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव सूरीनेम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। सो यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने हाईएस्ट ऑनर की बात की गई थी तो यहाँ पे अगेन एक और उसी चीज़ की बात की जा रही है कि कौन से इनमें से पहले इंडियन है जिन्होंने सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार वो रिसीव किया है। वो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो ये जो द्रौपदी
मुर्मू है, इन्होंने रिसेंटली जो है सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार को जो है रिसीव किया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड एक और आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 एंड 23 का भी रिसीव किया है। सो ये भी अवार्ड इनका आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो उनको सूरीनेम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, ये जो रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम के जो प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके द्वारा इन्हें जो है ये हाईएस्ट ऑनर जो है सूरीनेम का ये नवाजा गया। ओके, सो हम लोगों ने हाईएस्ट ऑनर की बात की, मोदी जी ने भी रिसीव किया है इजिप्ट का, एंड सूरीनेम का रिसीव किया है द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की। एंड इसके साथ साथ जिसकी मैंने कहा कि जो मोदी जी के तो 13 अभी तक के जो उन्होंने रिसीव किए वो ऑनर्स आपको ध्यान में होनी चाहिए उस कंट्री के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे हैज अनाउंस्ड दैट अहमदनगर इन महाराष्ट्र विल बी नेम्ड आफ्टर हु अमंग द फॉलोइंग। सो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, इन्होंने अनाउंस किया है कि अहमदनगर का जो नाम है वो इनमें से किसके ऊपर जो है रखा जाएगा, तो वो है अहिल्याबाई होळकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अहिल्याबाई होळकर की जो 297th बर्थ एनिवर्सरी थी उसके ऊपर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि अहमदनगर जो है इसका नाम जो है अहिल्या नगर रखा जाएगा। ओके, सो अहिल्याबाई होळकर के ऊपर जो है वो नाम रखा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगेन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे हैज अनाउंस्ड दैट द बांद्रा वर्सोवा सी लिंक विल बी नेम्ड आफ्टर हु अमंग द फॉलोइंग। सो एकनाथ शिंदे ने जो है एक और अनाउंसमेंट की है कि बांद्रा वर्सोवा सी लिंक जो है उसका नाम किसके ऊपर रखा जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए स्वातंत्र्यवीर सावरकर। ठीक है, जो स्वातंत्र्यवीर सावरकर है उनके ऊपर जो है बांद्रा वर्सोवा सी लिंक जो है का नाम जो है रखा जाएगा। ओके, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक जो है वो बिल्ड किया गया है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। उसके लिए जो पैसा लगा है दैट इज 11,332 करोड़। ओके, द सी लिंक विल कनेक्ट बांद्रा विद वर्सोवा इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाय द दिसंबर 2026। ये बांद्रा से वर्सोवा को कनेक्ट करेगा ये सी लिंक, एंड ये जो कंप्लीट होने वाला है प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक MTHL जो है उसका नाम जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके ऊपर रखा जाएगा। ओके, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में ओपन हो जाएगा। ओके, जो कि बिल्ड किया गया था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। ओके, सो 95% ऑफ द वर्क जो कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद दिसंबर 2023 तक जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है वो ओपन किया जाएगा, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर्मर, उनके ऊपर रखा जाएगा। ओके, next, according to the Global Livability Index 2023 report, which city has been ranked as the most livable city in the world? क्या बोला जा रहा है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें से कौन सी ऐसी वर्ल्ड की सिटी है जो कि मोस्ट लिवेबल सिटी है, दैट इज वियन्ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइड में मैंने एक इमेज रखी है, वो आप लोग देख सकते हो। उस इमेज में मैंने टॉप 10 कंट्रीज जो है वो बताई है, वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटीज की जो रैंकिंग है वो मैंने वहां पर रखी हुई है। ओके, सो ये जो रिपोर्ट होती है इसे कौन रिलीज करता है, इसे रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसे रिलीज करता है। सो वियन्ना जो है वो मोस्ट लिवेबल सिटी जो है बोली जा रही है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है, आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हो, आपको टॉप 3 तो ध्यान में रखनी ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। अगेन यहाँ पे एक इंडेक्स की बात की जा रही है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। इसमें इंडिया का रैंकिंग पूछा जा रहा है, तो इंडिया का रैंकिंग है 127। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जिस कंट्री ने टॉप किया है दैट इज आइसलैंड, सेकेंड वन पे है नॉर्वे। इंडिया का जो रैंक है वो 127th रैंक है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ 146 कंट्रीज इंडिया 127 रैंक करता है, एंड इस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, एंड एक और चीज आपको बताऊं, आइसलैंड ने जो है इस स्पेशली इंडेक्स में 14th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली 14 टाइम जो है वो टॉप किया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूडेड? थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए? तो वो हुए IIT वाराणसी, और IIT वाराणसी के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ पर जो है थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स जो है वो कंक्लूड हुए, जिसमें सबसे टॉप पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने 26 गोल्ड लिए, 17 सिल्वर लिए एंड ब्रॉन्ज लिए 26। टोटल जो अवार्ड्स जीते हैं गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज दैट इज 69। सेकंड वन पे आता है गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर का, थर्ड वन पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका का, फोर्थ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का एंड फिफ्थ पे आता है गुरु काशी यूनिवर्सिटी। ओके, अब मैं बात करूँ फर्स्ट एडिशन यूनिवर्सिटी गेम का कहाँ पर हुआ, तो वो उड़ीसा में हुआ था 2020 में। सेकेंड एडिशन जो हुआ वो कर्नाटका के बेंगलुरु में हुआ जो कि 2022 में हुआ, 2021 में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2021 के 2022 में शिफ्ट अप हुए। तो सबसे पहला जो एडिशन हुआ 2020 का हुआ जो कि उड़ीसा में हुआ, देन 21 वाला ड्रॉप हुआ तो 21 का 22 में बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ, एंड 23 का जो हुआ दैट इज इन IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पर हुआ वाराणसी में। तो IIT वाराणसी में जो है वो थर्ड एडिशन के यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूड हुए जिसमें जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकाल पेंडुलम हैज बीन शोकेस इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। सो फोकाल पेंडुलम को जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में शोकेस किया गया है, तो वो इनमें से कौन सा फिनोमेना को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो है इसका प्रदर्शन किया गया है? आंसर हो जाएगा अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओके, सो ये फोकाल्ट पेंडुलम का जो नाम जो है 19th सेंचुरी के फ्रेंच फिजिसिस्ट जो थे लियोन फोकाल्ट, इसके ऊपर रखा गया है एंड उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, अर्थ रोटेशन के ऊपर उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। सो उसी फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए फोकाल्ट पेंडुलम को न्यू पार्लियामेंट के बिल्डिंग में शोकेस किया गया है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका वेट जो बताया जा रहा है 36 kg बताया जा रहा है। ओके, इसका वेट जो है वो है 36 kg, और इसको किसके द्वारा बनाया गया? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता द्वारा जो है इसे बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी। एक और चीज़, ओके, और इसको कितने हाइट से जो है इसे हैंग किया गया है? तो 22 मीटर्स। ओके, सो मैंने जो भी फिगर्स के फॉर्म में चीज़ें बताई है वो आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ओके, सो फोकाल्ट पेंडुलम जो है वो अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस के फिनोमेना को डेमोन्स्ट्रेट करवाता है जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में शोकेस किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, अब हम लोग क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात कर रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू न्यू पार्लियामेंट हाउस। न्यू पार्लियामेंट हाउस जो कि बिल्डअप किया गया अराउंड 64,500 स्क्वायर मीटर, तो 65,000 भी अप्रॉक्स कहाँ पर है? हर जगह जो इसका स्क्वायर मीटर का जो नंबर है ना वो हर जगह डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे 64,500 आपको बताया, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो अराउंड 65,000 भी कहाँ पर है। ओके, जिसका शेप ट्रायंगुलर बताया जा रहा है, जिसके लिए कॉस्ट लगी 971 करोड़ रुपीस। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स था। आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो HPC डिजाइन प्लानिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आर्किटेक्चर थे। देन अब यहाँ पे जो हाउसेस बनाई गई है लोकसभा, राज्यसभा एंड सेंट्रल लाउंज बनाया गया एंड द ऑफिशियल ऑफिसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बिल्डअप की गई है। अगर न्यू बिल्डिंग की बात की जाए तो लोकसभा हॉल की जो कैपेसिटी बताई जा रही है दैट इज 888 सीट्स जो है वो लोकसभा की कैपेसिटी है, एंड जो राज्यसभा की कैपेसिटी है दैट इज 384। तो अगर मैं प्रीवियस पार्लियामेंट हाउस की बात करूँ तो लोकसभा का कैपेसिटी कितना था? 543 था। अभी जो कैपेसिटी वो बढ़ गया है, अभी हुआ है 888। ओके, एंड राज्यसभा का जो कैपेसिटी था दैट वाज 245 250 ऐसा बताया जाता है, तो अभी अगेन वो चेंज हुआ है 384 हुआ है। ओके, सो क्या हुआ है यहाँ पे लोकसभा की और राज्यसभा की जो सीट्स थी, उस बैठने की जो कैपेसिटी थी उस हॉल की वो बढ़ चुकी है। ओके, अगर मैं ऑल इन ऑल दोनों को कंबाइन करूँ तो दोनों मिलाकर 1272 पीपल एट अ टाइम वहाँ पर बैठ सकते हैं। ओके, इस तरीके का रूम डिज़ाइन किया है कि जहाँ पे दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा जो है वो कंप्लीटली अगर बैठे तो 1272 लोग वहाँ पे कंप्लीटली बैठ सकते हैं। ओके, सो ये आपको कैपेसिटी ध्यान में रखना है, लोकसभा राज्यसभा एंड मिक्स होकर उनका भी। ठीक है, अब एक और बात आपको जो ध्यान में रखनी है दैट इज लोकसभा को जो
थीम, जिस थीम के ऊपर लोकसभा हॉल बनाया गया है वो है पीकॉक थीम, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का नेशनल बर्ड। सो पीकॉक थीम के ऊपर लोकसभा का हॉल बनाया गया। राज्यसभा का हॉल जो है वो लोटस थीम के ऊपर बनाया गया, विच सिंबलाइज द इंडियाज नेशनल फ्लावर। सो इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा का हॉल का थीम रखा गया है। एंड सेंट्रल लाउंज जो बनाया गया है वो बनियान ट्री के ऊपर बनाया गया है। बनियान ट्री क्या है, इंडिया का नेशनल ट्री है। ओके, सो इन तीनों का थीम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ एक और चीज ध्यान में रखना है कि लोकसभा में जो है वहाँ पर सिंगल जो है इसे भी मोदी जी ने जो है इंस्टॉल किया है। ओके, सो लोकसभा के जो स्पीकर है उनके साइड में जो सिंगल जो है इसे जो है इंस्टॉल किया गया है, ये सोने का बनाया गया है। ओके, सो इसे भी न्यू जो चीज़ लाई गई है वो आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। ओके, सो ये सिंगल जो है ये जो आया ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। देन पार्लियामेंट हाउसेस में 3 एंट्रेंसेस बताई गई है, ज्ञान द्वार मतलब नॉलेज गेट, शक्ति द्वार मतलब कि पावर गेट, एंड कर्म द्वार मतलब कि कर्मा गेट। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है उसी के साथ साथ कि इन सारे गेट्स के एंट्रेंसेस पे जो है 6 गार्डियन स्टैचूज जो है वो भी बनाए गए। ओके, जो कि गजा, अश्व, गरुड़ा, मकर, शार्दुला एंड हम्स। तो ये 6 जो है ये 6 गार्डियन स्टैचूज जो है वो एंट्रेंसेस पे जो है ये भी बनाए गए हैं। ओके, सो ये था ऑल अबाउट नेशनल पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, अब देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है ये 4 फ्लोर्स में बना है। ओके, उसके बाद इसका जो हाइट बताया गया दैट इज 39.6 मीटर बताया गया है। जैसे मैंने आर्किटेक्चर आपको बताया कि HPC डिजाइन द्वारा किया गया है, तो आर्किटेक्ट है बीमल पटेल, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, मतलब कि जो इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने 28 मई 2023 को किया था। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ये वर्क कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ, 28 मई 2023 को। सो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। एडिशनली एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी लास्ट की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1921 में हुआ था, एंड जो इसके पहले का जो ओरिजिनल पार्लियामेंट बिल्डिंग था वो कंप्लीट हुआ था 1927 में। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एडिशनली मैंने आपको बताया सारे आपको ध्यान में रखना है। जो इस स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए दिए वो भी आपको सारे ध्यान में रखने होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग क्योंकि अभी रिसेंटली बना है तो उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के ज़्यादा है, तो आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट ध्यान में रखना है, सो दैट कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर मार्क कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्कॉलर वेद कुमारी घाई हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। सो जो ये स्कॉलर है वेद कुमार घई, इनका हाल ही में निधन हुआ, तो वो कौन से लैंग्वेज से संबंधित थी ये हमें बताना है, तो वो संस्कृत से संबंधित थी। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वो जम्मू कश्मीर में बॉर्न हुई थी 1931 में, ठीक है। उन्होंने अपना MA और PhD संस्कृत में किया। देन उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी में भी अपना स्टडी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी स्टडी किया। देन उन्हें 4th IAS सिविलियन ऑनर जो है इंडिया का दैट इज पद्मश्री, वो 2001 में जो है उन्हें दिया गया। जो उनका संस्कृत लिटरेचर के ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके लिए 2001 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्होंने रिसीव किया था 1991 में उनकी बुक द संस्कृत लैंग्वेज के लिए। ओके, सो देखिए जब भी किसी का निधन होता है तो क्वेश्चन नॉट नेसेसरी कि वो किससे रिलेटेड थी इसके ऊपर पूछा जाए, मैक्सिमम टाइम इस पे ही पूछा जाता है, लेकिन काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से अवार्ड्स जो है पास्ट में जीते थे। तो हो सकता है पद्मश्री, इनको कौन से अवार्ड से नवाजा गया था, तो वो था पद्मश्री, आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। देन साहित्य इकोनॉमी अवार्ड भी इन्होंने जीता है, और इनकी जो नोटेबल बुक्स, जो फेमस बुक्स है वो द संस्कृत लैंग्वेज 1991 में आई थी, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर 1996, द रामायण, द महाभारत एंड द भगवत गीता, ये भी मैंने ईयर के साथ मेंशन किया हुआ है। ओके, सो इसी तरीके से किसी का अगर आपको निधन वाला जो स्पेशली क्वेश्चन बनता है, तो आपको अगर वो फेमस पर्सनालिटी है तो उन्होंने प्रीवियस टाइम में क्या किया है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी रहेगी, सो दैट आपको क्वेश्चन कैसा भी आए अगेन आप उसका आंसर मार्क कर सको। ओके, नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी सिटीज यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, मतलब कि सिटीज 2.0 जो है कितनी सिटीज में जो है यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया, दैट इज इन 18 सिटीज। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये प्रोग्राम जो डेवलप किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने जो है कोलैब किया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, KfW, यूरोपियन यूनियन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के साथ मिलकर जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है सिटीज 2.0 को, जो कि
इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 23 टू 27। ओके, सो 18 न्यू सिटीज में सिटीज 2.0 को जो है अप्रूव कर दिया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए है कुछ क्वेश्चंस एंड स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस को हमने फोकस करते हुए कंप्लीट जून का बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो डिस्कस किया। आई होप आप सभी को अभी तक का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीटली समझ आया होगा। स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 जिसमें हम लोग और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसे डिस्कस करेंगे एंड बुलेट न्यूज को कवर अप करेंगे। और इसी के साथ एक और चीज लास्टली कहना चाहूंगी, अगर आप लोग कोई भी बैंकिंग का एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है तो आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, मैंने पूरे सेशंस आप लोगों को दिए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, सारे सेशंस को फॉलो करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, सारे सेशंस को फॉलो करोगे तो अब जाके आपके एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, सो सारे सेशंस को देखना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।